अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन कैसे होती है और क्यों होती है। और फिर जब कॉम्बिनेशन हो जाती है तो फिर उसका इफेक्ट क्या आता है कैपेसिटेंस के ऊपर, ये चीज हमने क्या करनी है, डिस्कस। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से। पहली तो बात यह है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एक्चुअली है क्यों। तो देखिए, उसका रीजन यह है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हमें अपनी रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस को हासिल करने के लिए की जाती है। रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड है तो ये भी हो सकता है कि हम जाकर जितनी कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड है उतने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर खरीद लें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए क्योंकि हर वैल्यू का कैपेसिटर अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हैं कि कैपेसिटर जो होगा वो मिलेगा 2 माइक्रोफराड का, 3 का, 4 का, और इसी तरह से 0.5 के अंदर होगा। लेकिन अगर मुझे किसी जगह 3.1 माइक्रोफराड का कैपेसिटर चाहिए तो अब मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में तो 3.1 माइक्रोफराड का कैपेसिटर होता ही नहीं है। तो वो तो कहेंगे 3.5 का है, 4.5 का या 2.5 का है। ठीक है। इसी तरह से मुझे अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू की कैपेसिटेंस अगर चाहिए, मैं सर्किट बना रहा हूँ और सर्किट के अंदर कोई वैल्यू आ गई कि इतने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर चाहिए, अब वो अवेलेबल नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमारे पास जो अवेलेबल कैपेसिटर्स हैं उनको हम सीरीज और पैरेलल में लगाकर वो कैपेसिटेंस बनाते हैं। तो अब कैसे इंक्रीज होगी कैपेसिटेंस और कैसे डिक्रीज होगी, या इनकी कॉम्बिनेशन से किस तरह नई कैपेसिटेंस क्रिएट होगी, उस चीज को हम दो तरह से पढ़ते हैं। तो कैपेसिटर को अगर आप सीरीज के अंदर ज्वाइन करें तो इसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और पैरेलल में ज्वाइन करें तो इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन को एक और भी नाम दिया जाता है, इसे हम एंड टू एंड कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक कैपेसिटर का एंड दूसरे कैपेसिटर के एंड से क्या होता है, कनेक्टेड, इसलिए इसको एंड टू एंड कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम साइड बाय साइड या फेज बाय फेज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। साइड बाय साइड या फिर फेज बाय फेज, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक दूसरे के सामने सामने होते हैं ना, फेस टू फेस होता है। तो फेज बाय फेस कॉम्बिनेशन। तो ये दो आपके पास क्या है, कॉम्बिनेशन। सबसे पहले, अच्छा, अब हम इस चीज को इस तरह डिस्कस करेंगे कि इसका डिफरेंस भी हो जाएगा और इन दोनों की कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज भी हमारे पास क्या होंगी, पॉइंट वाइज आ जाएंगी। तो सर्किट डायग्राम आप देख लें। सर्किट डायग्राम के अंदर क्या है कि एक बैटरी आपने अटैच कर दी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है। यहां से जब चार्ज चलेगा करंट की वजह से, तो उस चार्ज को मैं कह देता हूँ वो चार्ज है क्यू। अब ये चार्ज जब इस कैपेसिटर के अंदर जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, तो C1 पर जो चार्ज होगा वही C2 पर होगा और वही C3 पर होगा। तीनों जो चार्ज हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज होता है या करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। जबकि वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पर यह है कि जितना चार्ज C1 पर है उतना ही चार्ज C2 पर, उतना ही चार्ज C3 पर। लेकिन तीनों में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट। क्योंकि तीनों के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज की बात करूं कि वो वोल्टेज क्या होगा, तो अगर मैं C1 पे बात करूं तो इसका वोल्टेज होगा V1। C2 पर जो वोल्टेज है वो होगा V2। और C3 पर जो वोल्टेज है वो होगा V3। और ये टोटल वोल्टेज, इन सबको अगर सम करूं तो वो किसके बराबर आएगा, बैटरी के वोल्टेज के। ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो ये बात है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है कि यहां से आपके पास चला चार्ज। ठीक है। अब वो चार्ज जब आएगा, तो याद रखें चार्ज हमेशा जंक्शन पे डिवाइड होता है। जंक्शन क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें कनेक्टेड होती हैं। तो अब आपको ये जंक्शन नजर आ रहा है, ये आपके पास जंक्शन है जहां पर करंट क्या होगा, डिवाइड। तो जो करंट C1 की तरफ जाएगा उसे हम कहेंगे कि वहां पर चार्ज होगा Q1। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। तो जो चार्ज C1 की तरफ जाएगा उसको मैं मेंशन कर देता हूँ Q1। जो C2 की तरफ जाएगा उसे मैं मेंशन कर देता हूँ Q2। और जो C3 की तरफ जाएगा उसे मैं मेंशन कर देता हूँ Q3। और इन तीनों को अगर सम करें तो वो एक्चुअली किसके बराबर होना चाहिए, वो उस चार्ज के बराबर होना चाहिए जो कि उस बैटरी से आ रहा है। वही तो चार्ज इन तीनों में डिवाइड हुआ है ना। और डिवाइड होने के बाद अब पोटेंशियल की अगर बात करें, तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल किसका होगा, वही पोटेंशियल होगा
हर कैपेसिटर का, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो आप देखें कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर भी वही वही पोटेंशियल है जो कि बैटरी का पोटेंशियल है। तो वोल्टेज जो होता है पैरेलल में सेम होता है, जबकि चार्ज पैरेलल में डिवाइड हो जाता है। और सीरीज के अंदर चार्ज सेम होता है और वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये सर्किट की सबसे पहले बात हो गई। दूसरी बात, जैसा कि मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कहा, तो अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए पॉइंट लिख सकता हूँ, और वो पॉइंट ये होगा कि इसके अंदर जो भी चार्ज है बैटरी का, वही चार्ज हर एक कैपेसिटर पर होगा। तो Q1 Q2 Q3 किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। और ये Q किसका चार्ज था, बैटरी का। जबकि जब यही चार्ज मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ूंगा तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ये चार्ज होता है Q1 Q2 एंड Q3। तो ये आपके पास चार्ज हो जाता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो डिवाइड होने वाला चार्ज है, अगर उसको सम किया जाए तो वो चार्ज किसके इक्वल आना चाहिए, बैटरी के चार्ज के, क्योंकि ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं, कि इन चार्ज जो है वो कहीं बाहर से नहीं आ रहा, बैटरी का ही चार्ज है और विद इन सर्किट है। तो विद इन सर्किट जब हम टोटल चार्ज की बात करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, बैटरी के चार्ज के बराबर आता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज डिवाइड होता है, तो डिवाइड होने वाले वोल्टेज को अगर ऐड कर ले, V1 V2 V3, हर कैपेसिटर पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ ना, उन सब का सम किसके बराबर होगा, बैटरी के पोटेंशियल के। ठीक है ना। और ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी उसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम होता है, तो V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3, और ये वोल्टेज किसके बराबर है, बैटरी के वोल्टेज के बराबर है। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअली हर कैपेसिटर के ऊपर क्या है, सेम है। तो यहां से ये बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा हर कैपेसिटर के ऊपर क्या होगा। और यहाँ पर ये बात भी मैं मेंशन कर दूं कि अगर ये वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो किस पर ज्यादा डिवाइड होगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन क्या है, इनवर्स है। क्योंकि क्यू की वैल्यू तो सेम है ना, ऊपर हमने बता दिया क्यू क्या है, सेम है। तो क्यू अगर सेम है तो इसका मतलब वी का सी के साथ क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में इनके जो फार्मूले होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो रेसिप्रोकल में ऐड होती है। और वो किस तरह से होती है, तो देखें इस चीज को मैं शो कर देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर वोल्टेज क्या हो रहा है, डिवाइड। तो मैं अगर लिखूं V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू V। ठीक है, अब यहाँ पर V1 जो है वो किसके बराबर है, Q अपॉन C के। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 इक्वल टू, और यहाँ क्या आ जाएगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ठीक है ना, क्योंकि ये टोटल कैपेसिटेंस को शो कर रहा है। अब Q अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/C1 1/C2 1/C3, और ये जो Q है वो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल में ऐड होती है। इसे नेट और टोटल कैपेसिटेंस भी कहते हैं, नेट और टोटल कैपेसिटेंस, नेट और टोटल कैपेसिटेंस। अच्छा, जबकि अरे यही बात अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं क्या लिखता हूं कि इसके अंदर चार्ज क्या हो जाता है, डिवाइड। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू किसके था, Q के। अब Q का अगर हम यहाँ पे फार्मूला लिखे तो देखें, फार्मूले को रीअरेंज करके आप लिख सकते हैं ना कि ये बनेगा C1V C2V एंड C3V, और Q किसके बराबर हो जाएगा, C इक्विवेलेंट V के। ठीक है, अब यहां से आप क्या करें, V को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू C इक्विवेलेंट। वोल्टेज दोनों साइड पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब यहां पर देख लें
कि यहाँ पे जो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस का फार्मूला बना, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल में होगा। जबकि यही फार्मूला जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है वो लीनियरली आती है। लीनियरली आप कैपेसिटेंस की वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस मिल जाएगी। इसके बाद अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ कैपेसिटर हो जिनकी कैपेसिटेंस सेम हो, तो वहां पर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं? तो एन नंबर ऑफ कैपेसिटर का मतलब यही है कि हर एक की कैपेसिटेंस सेम है और आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर है। तो अब एन नंबर ऑफ कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम सी इक्विवेलेंट का फार्मूला इस तरह से लिखते हैं कि ये बराबर होता है सी अपॉन एन के। और याद रखें कि अगर ये फार्मूले में एन नीचे आ रहा है तो इसका मतलब जो कैपेसिटेंस होगी वो हमेशा मिनिमम आएगी। किस तरह मिनिमम आएगी इस चीज को अभी मैं आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके बताता हूँ। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सी इक्विवेलेंट का फार्मूला बनेगा वो क्या होगा? एन सी। और क्योंकि एन मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब जो कैपेसिटेंस होगी वो हमेशा क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इस बात को इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है, उस सी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो हमेशा या तो कम होगी, किससे? जो सर्किट के अंदर मौजूद मिनिमम कैपेसिटेंस है उससे, या फिर उसके क्या होगी? इक्वल। जबकि यहां पर यह बात मैं लिख सकता हूं कि जो सी इक्विवेलेंट है किसी भी सर्किट के अंदर जो पैरेलल में कनेक्टेड हो, वो या तो इक्वल होगी या फिर ग्रेटर होगी, किससे? सर्किट के अंदर मौजूद मैक्सिमम कैपेसिटर की वैल्यू से। अब इस बात को जरा समझें कैसे। देखिए, फर्ज करें मेरे पास दो कैपेसिटर है, C1 2 माइक्रोफराड एंड C2 4 माइक्रोफराड। मैं आपसे कहता हूं इन दोनों को आपने ऐड करना है सीरीज में भी और पैरेलल में भी। ठीक है, तो ये दो कैपेसिटर मैंने ले लिए, C1 और C2। एक की वैल्यू 2 और एक की वैल्यू 4 है। जब हम इसको पैरेलल में ऐड करेंगे तो पैरेलल का फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि सी इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4। तो अगर आप देखें तो आंसर क्या आ गया? 6 माइक्रो। तो ये वही बात हो गई ना कि सर्किट के अंदर सबसे बड़ी कैपेसिटेंस कौन थी? वो थी 4। लेकिन हमारा आंसर उससे भी क्या है? बड़ा। तो क्या सी इक्विवेलेंट को मैंने यहां से प्रूव नहीं कर दिया कि सी इक्विवेलेंट जो है वो है 6 माइक्रोफैरेड, और वो ग्रेटर है किससे? सर्किट के अंदर मौजूद 4 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस से। ठीक है, तो ये बात यहां पर थी कि जब कभी भी आप ऐड करेंगे तो वो या तो इक्वल आएगा और या फिर हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा, लेकिन कभी भी स्मॉलर नहीं आ सकता पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जबकि सीरीज में क्या होगा? तो इसको हम इस तरह ऐड करते हैं। रेसिप्रोकल में जब आप ऐड करते हैं ना, तो इसके लिए एक शॉर्टकट यूज किया जाता है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सिर्फ दो कैपेसिटर के लिए यूज होता है, और वो शॉर्टकट है प्रोडक्ट अपॉन सम। जब कभी भी दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो आप इस फार्मूले से उसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये फार्मूला याद ना रहे तो फिर तो रेसिप्रोकल का फार्मूला आपको याद ही है, उस तरह ऐड कर ले तब भी आंसर सेम आएगा। C1 C2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, और C1 प्लस C2 तो 2 प्लस 4। तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, एंड 2 प्लस 4 हो जाएगा 6। तो ये आंसर आ जाएगा 4/3। और 4/3 को हम लिख सकते हैं 1.33 माइक्रो। तो अगर आप देखें कि जो सी इक्विवेलेंट मैंने निकाला है, क्या ये इसी कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है जो हमने लिखा है कि सी इक्विवेलेंट या तो कम होगा या फिर क्या होगा? इक्वल। तो इस बात को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि आपके पास जो सी इक्विवेलेंट आया वो आया 1.33, और ये छोटा है किससे? सर्किट में मौजूद सबसे मिनिमम से। मिनिमम कौन है? 2 है। तो आप देख रहे हैं 1.332 से क्या हो गया? स्मॉलर हो गया। यही चीज प्रूव करनी होती है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सीरीज में हमेशा कम आएगी, पैरेलल में हमेशा क्या होगी? ज्यादा आएगी। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी एक सर्किट सॉल्व करके बता देता हूं कि हम जब पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है तो हम किस तरह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए। तो एक हम सर्किट लेते हैं जिस सर्किट के अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों चीजें मैं एक साथ आपको शो कर देता हूं। तो फर्ज करें कि ये मेरे पास एक सर्किट है, और इस सर्किट के साथ हम एक और जो कॉम्बिनेशन है वो भी इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो लेट से ये आपके पास क्या हो गई? इसकी कॉम्बिनेशन। और इसके साथ हम अटैच कर देते हैं एक पोटेंशियल बैटरी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक पोटेंशियल। अच्छा, अब इसके अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यूज क्या क्या होंगी? इस चीज को अगर हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि
लेट से यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर, ठीक है। इस कैपेसिटर को मैं शो कर देता हूँ, ये एक, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो कैपेसिटर की वैल्यूज मैंने है यहाँ पर दिए हैं, तो ये कौन सी कॉम्बिनेशन है? तो आप कह सकते हैं कि ये ना तो सीरीज है ना पैरेलल है, बल्कि यहाँ पर क्या है, दोनों किस्म की आपको कॉम्बिनेशन यूज हो रही है। और उन कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर की वैल्यूज को मैं ऐड करके जो इसकी वैल्यूज है उनको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं बैटरी, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज क्या है? तो हम कहते हैं C1 है लेट से 1 माइक्रोफैरेड, C2 है 3 माइक्रोफैरेड और C3 है 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। अब आपको ये सर्किट दे दिया पेपर के अंदर और वो आपसे कहते हैं ये बताएं इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब अगर आप देखें कि ये जो C2 और C3 यहां पर है, C2 एंड C3, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल का फार्मूला आपको पता ही है, सिंपल ऐड कर देता है, लीनियर अलजेब्रा। तो ये तो है C2 एंड C3 पैरेलल में कंबाइन, और फिर उसके बाद C2 C3 के साथ C1 क्या है, तो मैं लिख सकता हूं C1 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C3, वो क्या है, आर इन सीरीज, ठीक हो गया ना। C1 C2 C3 के साथ क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज में हम कैसे ऐड करते हैं, रेसिप्रोकल में, ठीक है। तो अब देखें इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहला स्टेप करेंगे कि जो दो पैरेलल में अटैच है ना उन्हें ऐड करके एक कैपेसिटर बना लेंगे, ठीक है। तो अब जरा हम इसको ऐड करते हैं। तो देखिए मैं इसको इस तरह कर देता हूं कि जब आप इसको ऐड करेंगे तो जो मेरे पास पहले से सर्किट मौजूद है उसमें मैं एक और कैपेसिटर ऐड कर देता हूं, और वो कैपेसिटर इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से आया है। तो ये है बैटरी और ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। ये था C1, इसकी वैल्यू क्या थी, 1 माइक्रोफैरेड। और ये जो कैपेसिटर है इसे मैं C प्राइम कह देता हूं, और मुझे अभी C प्राइम की वैल्यू नहीं पता, क्यों? क्योंकि मुझे इन दोनों को ज्वाइन करके ये C प्राइम निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? तो C प्राइम निकालने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना। तो ये हो जाएगा C2 प्लस C3। अब C2 की वैल्यू क्या है, 3, C3 की वैल्यू क्या है, 3, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6। तो यहां से आंसर आपके पास क्या आ गया, 6 माइक्रो फैरेड। तो अब देखें सी प्राइम की वैल्यू मुझे पता चल गई 6 माइक्रो फैरेड, और ये सी प्राइम मैंने किसकी रिप्लेसमेंट में लगाया है, मैंने C2 और C3 की कॉम्बिनेशन की वजह से लगाया। मैंने कहा है इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट एक्चुअली क्या शो करेगा, 6 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर। तो मैंने वही चीज यहां पर लिख दी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाए। अब आप देखें तो सर्किट आसान हो गया ना। अब ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जब पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन हो और दो कैपेसिटर हो तो हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं, और वो शॉर्टकट है प्रोडक्ट अपॉन सम। तो प्रोडक्ट में C1 इंटू सी प्राइम डिवाइडेड बाय सम में क्या है, C1 प्लस सी प्राइम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C1 इंटू सी प्राइम के अंदर हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू, और ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 6/7। और इसे आप चाहे तो डेसिमल के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन C इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई। क्लियर है यहाँ तक बात? तो इस तरह से हम किसी भी सर्किट को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके उसकी टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।